ओके जी। स्टूडेंट्स आगाज़ करते हैं मॉक डिस्कशन पार्ट 2 का। 2-3 सवालात थे जो कि हमारे रह गए थे, वो डिस्कस करते हैं। जी इमरान आमिर भाई कुछ करना है इसमें? मेरे ख्याल में इसमें कुछ प्रेस करना होता है शायद। चलो ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है जी। मिस्टर जुनैद गॉट रिटायर्ड ऑन जनवरी 31 2018 फ्रॉम नेस्ले। ही प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स। आपके सामने पूरा सवाल है। करना क्या है जी? कैलकुलेट टैक्स पेबल फॉर टैक्स ईयर 2018, ऑल्सो शो एक्सक्लूजन्स। 2018 का टैक्स निकालना और वो ये भी कह रहे हैं कि जो चीज़ आप एक्सक्लूड कर रहे हैं वो भी बता दें। आइए जी सवाल शुरू करते हैं। आसान सा सवाल है, सैलरी का क्वेश्चन है। जुनेद इनकम एंड टैक्स देयर ऑन। टैक्स ईयर है जी गालिबन 2018। चले जी। और यहाँ से फिर हमारी वर्किंग वन इनकम फ्रॉम सैलरी का आगाज होगा। सबसे पहले है जी मेरे पास बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी है जी 5 लाख पर मंथ। बेसिक सैलरी 5 लाख। अच्छा गौर कीजिए, जनवरी 31 को रिटायर हो गए तो 12 महीने नहीं आएंगे, 7 महीने आएंगे। जुलाई से जनवरी 7 महीने। ओके, तो 3.5 मिलियन। उसके बाद है जी मंथली अलाउंस है जी 10% ऑफ बेसिक सैलरी फॉर यूटिलिटीज। अलाउंसेज आपको पता है सारे ऐड होते हैं। तो हम क्या करेंगे, बेसिक सैलरी का 10%, 3.5 लाख बनेगा, ये भी ऐड हो जाएगा सैलरी में। उसके बाद वो कहते हैं जी ₹75,000 फॉर मेडिकल। ओके, मेडिकल अलाउंस। अब यहां पे एक सवाल है। सवाल ये है कि मेडिकल अलाउंस अगर कोई बेनिफिट हो एज पर टर्म्स, तो वो बेनिफिट जो है वो फुली एग्जेम्प्ट होता है और अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर कोई बेनिफिट जो है वो फुली टैक्सेबल ना हो, तो सॉरी एज पर कॉन्ट्रैक्ट ना हो, तो फिर वो फुली टैक्सेबल होता है और ये अप टू 10% होता है। अब देख लेते हैं सवाल में कोई बेनिफिट है कि नहीं। और यहाँ पे लिखा हुआ है जी नो एंटाइटलमेंट फॉर फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट और हॉस्पिटलाइजेशन और रिम्बर्समेंट ऑफ सच एक्सपेंसेस। कोई एंटाइटलमेंट नहीं है, सवाल में कोई बेनिफिट नहीं है। ओके, आगे लिखता है जी हाउ एवर ₹2 लाख फॉर रीइंबर्स्ड ड्यूरिंग द ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस। 2 लाख रुपया इनको साल को मिला हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल एडमिट हो गए होंगे, एम्प्लॉयर ने दे दिया होगा। ये नॉट एज पर टर्म्स है, एंटाइटल थे नहीं, कोई एंटाइटलमेंट नहीं थी, बस वैसे एम्प्लॉयर ने दे दिया होगा। इसका मतलब है कि ये 2 लाख नॉट एज पर टर्म्स है। तो मेरे भाई याद रखिएगा कि अगर आपको नॉट एज पर टर्म्स कोई मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए, वो फुली टैक्सेबल होती है और अलाउंस जो साथ मिल रहा होता है वो अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो हम इस मेडिकल अलाउंस को अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जेम्प्ट करेंगे और जो रिइंबर्समेंट मिली है उसको फुली टैक्सेबल करेंगे। ये बन गया 5 लाख और 25,000। और इसमें से हम लेस करेंगे एग्जेम्प्ट बेसिक सैलरी का 10%। बेसिक सैलरी कितनी है जी? 35 लाख। तो 5/25 में से 3.5 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा और 1,75,000 टैक्सेबल हो जाएगा। और इसी तरीके से जो 2 लाख आपको मेडिकल रिइंबर्समेंट मिली है जो कि नॉट एज पर टर्म्स है, नॉट एज पर टर्म्स है, तो इस 2 लाख रुपए को आप एज इट इज ही ऐड कर देंगे। इसको क्या हो गया सर, नाराज हो गया ये? चलें अभी आ जाता है ये। नो सिग्नल। है ना, कोई बात नहीं, अभी आ जाता है। इसको कोई इशू हो गया, अभी चल रहा था, चलते चलते कुछ हुआ। सर ये किसी को ना ज़रा बुलाइएगा।
हम नहीं डिस्कशन करते रहते हैं, इनके पास पेपर तो होगा ही ना, ऑनलाइन उन्होंने ओपन किया होगा, हमें चल गया, चलें चल गया। अच्छा उसके बाद कहता है जी अ कंपनी मेंटेन कार फॉर, सॉरी पॉइंट 4 मिस हो गया, ही हैज बीन प्रोवाइडेड विद अ फर्निश्ड अकोमोडेशन, एक घर मिला हुआ है। तो अगर आपको पता है घर मिला हो तो हायर ऑफ 45% ऑफ बेसिक सैलरी, या फिर वो अमाउंट जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता अगर घर ना देता। इस सवाल में हमारे पास वो अमाउंट है ही नहीं जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता अगर घर ना देता, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, हम बस 45% ऑफ बेसिक सैलरी जो है वो ऐड कर देंगे। तो सर जो 35 लाख है इसका 45% ऐड हो जाएगा, ये बनता है जी 15 लाख और 75,000। नोट दे देंगे आप साथ कि चूंकि वो अमाउंट गिवन ही नहीं है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता अगर घर ना देता, इसीलिए मैंने वो ऐड नहीं की, जैसे हमने डिस्कस किया हुआ है। आगे चलते हैं। फिर है जी अ कंपनी मेंटेन कार फॉर ऑफिस एंड प्राइवेट यूज, कॉस्ट ऑफ द कार वाज 5 लाख। चलें जी कार प्रोवाइडेड, तो बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि दोनों मकासद के लिए है तो हम 5% लेंगे। कॉस्ट ऑफ द कार है जी 5 लाख, खरीद कर दी गई है। और याद रखिएगा कि ये गाड़ी हमें पूरा साल नहीं मिली, हम जनवरी को रिटायर हो गए, तो इसको टाइम बेस्ड प्रोपोर्शनेट करना है। टाइम बेस्ड प्रोपोर्शनेट आप इसको करेंगे और ये बनेगा जी 14583। अच्छा सवाल ये भी हो सकता है कि ये एकोमोडेशन को क्यों नहीं किया 7/12। सर आप 45% जिस अमाउंट का ले रहे हैं ना वो ऑलरेडी 7 महीनों का है। ओके, सो एकोमोडेशन में आप 45% जिसका लेते हैं वो हमेशा होता ही उतने महीनों का होता है जितने महीनों की आपकी नौकरी होती है, तो इसलिए इसको करने की जरूरत ही नहीं होती, गाड़ी को जरूरत है। एन इंटरेस्ट फ्री लोन वॉज प्रोवाइडेड टू हिम ऑन जुलाई 1, 2017 ऑफ रुपीज 14 लाख। ले जी 14 लाख का इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया, और आपको पता है बेंचमार्क रेट 10% है, 10% के बराबर इंटरेस्ट ऐड होगा। हाफ ऑफ द लोन वॉज रीपेड बाय मिस्टर जुनेद ऑन 30 नवंबर, यानी 1 जुलाई से लेके 30 नवंबर तक 5 महीने बनते हैं, और इन 5 महीनों में आपके पास 14 लाख रुपए का इंटरेस्ट बेनिफिट आपको मिल रहा था। 30 नवंबर को आपने आधा लोन पे कर दिया, पीछे रह गया 7 लाख, एंड द रिमेनिंग वाज वेव्ड बाय द एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। 2 महीने, जनवरी 31 पे आप रिटायर हुए तो 2 महीने आपके पास 7 लाख पड़ा रहा, तो इसकी वर्किंग कुछ ऐसे बनेगी, इंटरेस्ट फ्री लोन। ये देखिए 14 लाख पे 10% फायदा आपको 5 महीने रहा। 5 महीने कैसा रहा जी, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 30 नवंबर तक। उसके बाद आपने 7 लाख पे कर दिया और 2 महीने फिर फायदा आपको 7 लाख पे होता रहा, क्योंकि 31 जनवरी को नौकरी खत्म हो गई थी। तो कितना इंटरेस्ट बेनिफिट आपको हुआ जी, आपको हुआ 70,000 का इंटरेस्ट बेनिफिट। और साथ एक बात और भी लिखी है कि आपका बकाया कर्जा माफ हो गया। तो ये बात भी हमने पढ़ी है कि अगर एम्प्लॉयर कोई कर्जा, कोई लाइबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयर माफ कर दे तो हम इसको क्या कहेंगे जी, हम इसको आपकी इनकम में ऐड कर देंगे। ठीक है जी, ओके आगे चलते हैं। ऑन अगस्त 1, 2017 नेस्ले प्रोवाइडेड हिम विद रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन फॉर यूज एट होम, अप्लायंसेस दे दी। द बुक वैल्यू ऑफ दीज अप्लायंसेस was 2 लाख एंड दीज वर रिटर्नेबल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो प्रोवाइडेड है, ट्रांसफर नहीं है। 15% डेप्रीसिएशन was चार्ज बाय नेस्ले ऑन दीज अप्लायंसेस, डेप्रीसिएशन 15% चार्ज होती है, तो मसले वाली बात ही कोई नहीं है। ये देखें अप्लायंसेस, सर जी इनकी वैल्यू है, बुक वैल्यू 2 लाख, 2 लाख है 20,000 है, 2 लाख है। डेप्रीसिएशन हम चार्ज करते हैं 15%। और याद रखिएगा सर ये 1 अगस्त को मिली है आपको, ये 1 अगस्त को मिली हुई है। तो अगर ये 1 अगस्त को मिली है तो आप 31 जनवरी तक गिन लें दिन, महीने, सॉरी 6 महीने बनते हैं, 15,000 रुपया इनका आपकी सैलरी में ऐड होगा। ओके ओके, उसके बाद है जी ही रिसीव्ड 20,000 फ्रॉम अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड ऑन हिज रिटायरमेंट। अनअप्रूव ग्रेचुटी फंड से इनको 20,000 रुपया मिला, और हमें पता है कि जी अगर अनअप्रूव ग्रेचुटी फंड से या अनअप्रूव कम्यूटेशन ऑफ पेंशन से आपको अगर कुछ पैसे मिल जाए तो वो एग्जेम्प्ट होते हैं लोअर ऑफ 50% ऑफ द बैलेंस या फिर 75,000। द अमाउंट इज टू बी क्रेडिटेड इन दुबई अकाउंट वेयर हिज चिल्ड्रन आर लिविंग। ले जी मसला पड़ गया। अगर आपको याद हो चैप्टर 7 के आखिर में जहां ग्रेचुटी की और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की बातें लिखी हुई हैं, वहां पे ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपने अनअप्रूव ग्रेचुटी की कुछ एग्जेम्पशंस लेनी है
तो वो 4 शराइत हैं, वो एसोसिएट्स नहीं होने चाहिए, डायरेक्टर है तो फुल टाइम होना चाहिए, पहले ग्रेचुइटी ना मिली हो और पाकिस्तान में मिली हो। ये तो पाकिस्तान से बाहर मिल गई सर। तो अगर आपको ये पाकिस्तान से बाहर मिली है तो सर फिर आपको वो 75,000 और 50% वाली एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है जी। तो जितनी ग्रेचुइटी आपको मिली है 20,000 वो सारी की सारी ऐड हो जाएगी। और फिर वो कहते हैं जी, अ पेंशन ऑफ 22,000 अ मंथ पेबल ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ ईच मंथ, द अमाउंट इज टू बी क्रेडिटेड इन दुबई अकाउंट वेयर हिज चिल्ड्रन आर लिविंग। अगेन पेंशन की वही बात आ गई कि मुल्क से बाहर मिल रही है नहीं, लेकिन आगे चले। आफ्टर लीविंग द नेस्ले मिस्टर जुनैद ज्वाइंड एन एसोसिएट ऑफ नेस्ले वेयर ही अर्नड 2 मिलियन फ्रॉम फरवरी 1 से जून 30। अब मसला बताऊं क्या है, पेंशन एग्जेम्प्ट होने की शर्त यह है कि आप दोबारा एम्प्लॉयर या उसके किसी एसोसिएट के पास नौकरी नहीं कर सकते। अब इन भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने नेस्ले के एसोसिएट के साथ नौकरी कर लिया, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। तो इसका मतलब है कि जो पेंशन मिल रही है ना ये टैक्सेबल हो जाएगी। तो अब ये पेंशन टैक्सेबल है। पेंशन आपको मिल रही है 22,000 पर मंथ, और चूंकि आप 31 जनवरी को रिटायर हुए हैं, बकाया साल में 5 माह बचे थे, तो आपको 5 माह की पेंशन जो है वो मिल जाएगी। और फिर चूंकि आप इसी एसोसिएट के साथ दोबारा आ गए हैं, नेस्ले के एसोसिएट, इससे आपको मिल गया है 2 मिलियन, तो ये 2 मिलियन एज इट इज यहां पर ऐड हो जाएगा। ये भी सैलरी इनकम है। ठीक है जी। आगे चलें, कुछ कैपिटल एसेट्स के मुतालिक बात कर रहे हैं जी। कुछ कैपिटल एसेट्स हमने बेचे। ड्यूरिंग द ईयर ही डिस्पोज्ड ऑफ सर्टेन कैपिटल एसेट्स एज फॉलोज। होल्डिंग पीरियड पता नहीं क्यों दिया हुआ है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि दिस इज सम सॉर्ट ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इसमें हो सकता है कुछ पब्लिक आ जाए, हो सकता है कुछ प्राइवेट आ जाए। तो प्राइवेट के लिए हम काम ये करते हैं कि हम एनटीआर लिख देते हैं, और जो हमारे पास अगर कोई सिक्योरिटी आती है तो उसके लिए हम एसबी यानी सेपरेट ब्लॉक लिख देते हैं। चलिए जी, सबसे पहले है जी साजिद प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी सर ये तो प्राइवेट कंपनी है, कहीं नहीं लिखा कि ये पब्लिक है, तो अगर पब्लिक ना साबित हो रही हो तो प्राइवेट है। शेयर्स बेचे जी 4,05,000 के, कॉस्ट थी जी 30,000 की, तो कितना इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जाना चाहिए, 3,75,000। वेरी इजी। आगे चलें। अंजुम प्राइवेट कंपनी, ये भी प्राइवेट है। कितने के शेयर बेचे, 127 के। कितने के खरीदे, 70,000 के। तो गेन कितना हो गया, 57,000 का। आगे चलिए। आसिम पब्लिक लिस्टेड कंपनी, सेपरेट ब्लॉक सर, पब्लिक कंपनी हो गई। हाँ जी, इसमें एक चीज का बस ख्याल रखना है, अभी बताता हूं। 1,23,000 के बेचे और खरीदे कितने के, 80,000 रुपए के। लेकिन सर याद रखिएगा सिर्फ ये नहीं है, नोशनल एक्सपेंस 0.5% याद होगा आपको, माइनस करें, माइनस होंगे जी। 1,23 जमा 80,000 कितने बनते हैं, 2,03,000। तो 0.5% ऑफ 2,03,000, क्योंकि बेचने की कीमत पे भी 0.5%, खरीदने की कीमत पे भी 0.5%। तो पहले मैं 1,23 पे 0.5 लगाऊं, फिर 80 पे 0.5 लगाऊं, दोनों को टोटल करके लगा देते हैं। तो ये बनता है जी 41985। 41985। देन वी हैव अली पब्लिक लिस्टेड कंपनी। जी सर, 1,04,000 के बेचे और खरीदे कितने के, 70,000 के। और अगेन नोशनल एक्सपेंस भी माइनस करना पड़ेगा आपको, ये होगा 1,74,000 का 0.5%, और ये बनेगा 33,130। देन वी हैव अरबाब लिस्टेड कंपनी। अरबाब 67,000 और 25,000, माइनस करें जी 0.5% ऑफ 92,000, खरीदने बेचने दोनों पे, और कितना बनेगा जी ये 41,540। ज्वेलरी, ये तो इधर आएगा। ज्वेलरी बेची भाई 33 की, खरीदी थी 90 की। तो सही, ये तो लॉस हो गया ना। लॉस तो आपको पता है एडजस्ट हो नहीं सकता, कैटेगरी 2 के एसेट का लॉस जो है वो कभी भी एडजस्ट हो ही नहीं सकता। आगे चलें। फिर वो कहता है जी सोल्ड 5,000 मुदारबा सर्टिफिकेट्स इन फिडेलिटी लीजिंग मुदारबा
फॉर रुपीज 2 लाख आफ्टर होल्डिंग पीरियड ऑफ 4 months ही हैड परचेज दीज फॉर 1.5 लाख। सर आपको याद होगा हमने इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में पढ़ा था कि मुदारबा भी एक अदद सिक्योरिटी है। तो ठीक है सर, अच्छी बात है तो 2 लाख माइनस 1.5 लाख माइनस करेंगे 0.5% ऑफ 3.5 लाख, 48250। During the year, he also rented out the upper portion of home from February 1-18 against monthly rental of 60,000. The detail of expenses incurred in the year in respect of the property rented out is as follows. रिपेयर एक्सपेंस आपको पता है जी इग्नोर करना होता है और अमाउंट लॉयर को ये माइनस कर लेंगे आप। तो सर वर्किंग 4 पे आए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट कितना है जी 60,000, ठीक है जी 60,000 लिखें, 60,000 इंटू 5 ये बन गया जी आपका 3 लाख। और रिपेयर अलाउंस तो आपको पता है जी अन्य वहां माइनस करें 1/5, सो 1/5 ऑफ 3 लाख कितना बना जी, ये बन गया 60,000 माइनस करें। और जो वकील को पैसे दिए हैं लीगल, ये भी आपको पता है माइनस हो सकते हैं 12,000, लें जी। ही रिसीव्ड गिफ्ट इन कैश ₹56, ये आपको पता है कैश में अगर गिफ्ट ले लिया तो ये क्या है जी, ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। सो गिफ्ट, गिफ्ट के बारे में हम बात करेंगे जी 56,500। ही डोनेटेड 23,000 ड्यूरिंग द ईयर, इस पर टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ही रिसीव 2 लाख एज कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, द अमाउंट पेड बाय हिम टू एक्वायर द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी वो 70,000। ये आपको पता है जी वेकेटिंग द पोजेशन, जो पैसे आपको मिले होते हैं कितने जी मिले हैं 2 लाख, इसमें से जो आपने पे किए होते हैं 70,000 वो माइनस करें और रिजल्टिंग अमाउंट को 10 पे डिवाइड करके अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड कर दें। और आखिर में वो कहता है जी कि फॉरेन सोर्स कैपिटल गेन इनकम इज 6 लाख ऑन विच ही पेड फॉरेन टैक्स ऑफ 30,000, ये फेस पे आ जाएगा। ले जी वर्किंग सारी खत्म हो गई, अब हम अपनी सैलरीज का टोटल कर लेते हैं। मेरे पास टोटल आ रहा है जी 8729,583। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का टोटल है जी 4,32,000। फिर मेरे पास टोटल है जी सेपरेट ब्लॉक का 1,64,905। प्रॉपर्टी का टोटल है 2,28,000 और अदर सोर्सेज का टोटल है जी 69,500। लें जी तमाम हेड्स मेरे पास टोटल हो गए, आइए इधर लिख लेते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी वर्किंग 1 8729,583 29,583। फिर है मेरे पास इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एनटीआर, ये आ रहा है जी वर्किंग 2 से 4,32,000। देन वी हैव इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक वर्किंग 3 से 1,64,905। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वर्किंग 4 2,28,000 और फिर लास्ट में आ गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वर्किंग 5 69,500। ले जी यहां से हम पहुंच जाएंगे अपनी टोटल इनकम पे, और टोटल इनकम कितनी बनती है जी अभी निकाल लेते हैं। टोटल इनकम बनती है जी 10,223,988। अच्छा सवाल में ना एक बात लिखी हुई है, वो ये लिखा हुआ है कि जी आपने ना एजुकेशन फी भी पे किया 6 लाख रुपया, ये देखें ये लास्ट में लिखा हुआ है पेड 6 लाख। लेकिन सर ये तो उन लोगों पे लगती है जिनकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख से कम होती है, 15 लाख तक होती है। तो सर फिर तो बात फारग हो गई ना, इनकी तो माशाल्लाह अन्नी मची हुई है यहाँ पे, तो इनको तो नहीं डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा। ओके ब्रो, ओके लेस करें जी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक ऐड करके लेस, तो आप पहुंच जाएंगे टैक्सेबल इनकम। बस इसके बाद सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे सवाल मेरे ख्याल में आप लोग कर लेंगे, हो सकता है। ठीक है जी, बस यहीं पे दुविधा होगी। टैक्स लायबिलिटी निकल आएगी सर, वो कितनी लिखी है जी 2,785679। सर चार्ज आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि जब भी टैक्सेबल इनकम हमारी जाएगी 10 मिलियन से ऊपर तो सरचार्ज आपको ऐड करना पड़ेगा।
और टोटल टैक्स जो आप पे करेंगे वो होगा 3064,247। अब देख लें सर, एक फॉरेन टैक्स क्रेडिट है, एक आपके पास डोनेशन है, वो आप कर दें माइनस, और टैक्स लाइबिलिटी ओवर टैक्सेबल इनकम, बस ये यूज होता रहेगा। आगे सेपरेट ब्लॉक का टैक्सेस ऐड करने मेरे ख्याल में आगे सवाल आसान है, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे आसान तो ये भी था। ओके ठीक है सर आमिर भाई। ओके ओके ब्रो। खालिदा एंड नसरीन, आइए जी इस सवाल को करते हैं। ये सवाल है तो मुख्तसर सा, लेकिन इसके अंदर अहम ही एक दो चीज़ें हैं थोड़ी सी, तो उनको देख लेते हैं क्योंकि ये सवाल सेल से शुरू हो रहा है। Okay. Khalda and Nasreen started business to manufacture beauty shops, soaps and detergents in 2020 with the capital of 60 million. Khalda and Nasreen will share profits in the ratio of 70:30 respectively. Following information is extracted from the records of KNN for financial year 30 जून 2023। ठीक है जी, डाटा है, ये सवाल हमने कल देख भी लिया था थोड़ा बहुत। और टैक्सेबल इनकम और टैक्स पेबल हमने एओपी का निकालना जी 30 जून 23 का। और असल टेंशन है कि योर कंप्यूटेशन शुड स्टार्ट फ्रॉम सेल्स फिगर, कोई मसले वाली बात नहीं है। आमिर भाई ये काम कीजिएगा, एक दफ़ा ना ये ज़रा 5-7 सेकंड के लिए ना इसका दे दीजिएगा, अगर किसी ने वो तस्वीर लेनी है तो वो ले लेंगे, फिर मैं इसको मिटा के तो ये सवाल शुरू करूँ। आ गया सर सारा, ऑल ओके? चलें जी, चलें जी, अब कोई स्क्रीनशॉट लेके अगर किसी ने करना हो तो वो कर सकता है। अच्छा भाई, जो सवाल सेल से शुरू होता है ना, कोई मसले वाली बात नहीं है, तरीका हम वही रखेंगे जो अप्रोच हमारी होती है प्रॉफिट से शुरू करने पे, इसकी भी सेम वही अप्रोच रहेगी, तो इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इजी रहें, चिल करें। चिल कैसे करें सर, पेपर है 10 दिन के बाद, कोई बात नहीं, हो जाएगा बेहतर इंशाल्लाह। खुदा पे छोड़ा है तो परेशान क्यों है। ओके सर, तो आगाज करते हैं जी। अब हमने सेल्स से शुरू करना है मेरे भाई, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस जो बनेगी अब वो सेल से शुरू होगी, बल्कि अकाउंटिंग प्रॉफिट से शुरू नहीं होगी, कोई मसले वाली बात नहीं है। एज इट इज बना लेते हैं, इनर कॉलम में लिख लेते हैं, नीचे जब एडजस्टमेंट्स आएंगी उन एडजस्टमेंट्स को ठीक कर लेंगे। यानी हम क्या करते थे, पहले चेहरा देखते थे फिर किरदार, इसमें भी यूं ही करेंगे, पहले चेहरा देख लेंगे फिर किरदार। आइए जी, तो सर सेल्स 400 हो गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है? कॉस्ट ऑफ सेल्स 180। फिर आ गया जी हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 78 के, इंटरेस्ट एक्सपेंस 10 का, डोनेशन 12 की, और अदर इनकम 4 की। वैसे डोनेशन तो देखने भी नजर आ रहा है कि माइनस नहीं हो सकती, इस पे तो टैक्स क्रेडिट मिलता है। चले कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ले जी, मैंने अभी तक जो भी फेस था एज इट इज मैंने उतार लिया, अब आगे चलते हैं जी। ऑल सेल्स आर मेड टू सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स। वो कहता है कि जितनी भी सेल्स है ना, वो सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को की गई है, रजिस्टर्ड लोगों को की गई है सेल्स टैक्स में, याद करें। अच्छा, सवाल इनकम टैक्स का है। एक्सेप्ट अ सेल ऑफ रुपीज 158.6 मिलियन इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स एट 18% एंड फर्दर टैक्स एट 4% टू कबीर लिमिटेड एंड अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, याद करें हमने पढ़ा था कि 100 मिलियन से ऊपर वाली सेल आप किसी अनरजिस्टर्ड बंदे को नहीं कर सकते। अगर आपने 100 मिलियन से ज्यादा की सेल किसी अनरजिस्टर्ड बंदे को कर दी एक साल के अंदर, तो आपका जो
उतना प्रोपोर्शनेटली खर्चा है वो डिसअलाउ हो जाएगा। अब गौर करें, खर्चा जो है वो ये सारा है 180, 78, 10, 12। ऑब्वियसली अभी इसको एडजस्ट करूंगा, एडजस्ट करने के बाद जो सही वाला खर्चा यहां पे माइनस होगा ना, वो मेरा खर्चा होगा। अब जितना खर्चा इस 158.6 की सेल से परटेन करता होगा वो मुझे डिसअलाउ करना पड़ेगा, ये रूल था। लेकिन साथ एक बात ये भी लिखी हुई थी कि आप सारा खर्चा माइनस नहीं कर सकते, बल्कि अप टू 10% की लिमिट है, अप टू 10%, यानी कि लोअर ऑफ जो खर्चा इस सेल पे प्रोपोर्शनेटली बनता है वो, या फिर 10% ऑफ टोटल एक्सपेंस विच एवर इज लोअर, वो आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। अब करना क्या है? करना यह है कि मैं इस एडजस्टमेंट का अभी कुछ नहीं कर सकता। वजह क्या है? वजह यह है कि ये जो मेरे एक्सपेंसेस है ना, ये भी एडजस्टेड नहीं है। पहले मुझे ये सारी एडजस्टमेंट्स करके ना तो ये वाले खर्चे ठीक करने पड़ेंगे। जब ठीक खर्चे आ जाएंगे उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि मेरी इस सेल से कितना खर्चा बिलोंग करता है। प्रोपोर्शनेट जो हम करते थे वर्किंग टू सेल टैक्स के अंदर भी करनी है, तो हम वो चीज चेक करेंगे। उसके बाद फैसला होगा कि कितना खर्चा मुझे डिसअलाउ करना है। तो अभी मैं इस एडजस्टमेंट को छोड़ रहा हूं, पहले मैं निचली एडजस्टमेंट्स करके अपने ये खर्चे फाइनल कर लूं, उसके बाद फिर वापस इस पे आते हैं। आगे चलें। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड सैलरी ऑफ 5 मिलियन टू नसरीन। सर एओपी अपने किसी मेंबर को सैलरी दे नहीं सकती, तो सर 78 माइनस नहीं होगा, इसमें से 5 निकालना है। हम 78 माइनस नहीं कर सकते, इसके अंदर 5 मिलियन पार्टनर की ही सैलरी शामिल है, जो कि गलत है। आगे चले। फिर वो कहते जी ₹8 मिलियन लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ ए मशीन। सर ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल है और ये लॉस अकाउंटिंग लॉस है, मैं तो ये माइनस नहीं करूंगा। याद करें, जब प्रॉफिट से सवाल शुरू होता था तो हम अकाउंटिंग लॉस को ऐड बैक करते थे, यहां पे हम उसको माइनस नहीं करेंगे। बात जरा थोड़ी उल्टी हो गई है, कोई बात नहीं। मशीनरी वॉज इंपोर्टेड इन टैक्स ईयर 21, हम टैक्स ईयर 13 का सवाल 23 का सवाल कर रहे हैं, तो 21 और 22 2 साल हो गए। फॉर 30 मिलियन इंक्लूडिंग ऑफ 10 मिलियन कस्टम ड्यूटी एंड 5 मिलियन विद होल्डिंग टैक्स। सर जी ये देखें, मुझे यहां पे मशीनरी की कॉस्ट भी देखनी पड़ेगी और इसकी डेप्रिसिएशन भी देखनी पड़ेगी। तो सर मशीनरी की जो कॉस्ट है वो कहता है 30 मिलियन है, इसके अंदर 10 मिलियन कस्टम ड्यूटी है, बहुत अच्छी बात है, उसको रहना भी चाहिए। लेकिन जो 5 मिलियन विद होल्डिंग टैक्स है ना, ये एडवांस टैक्स है सर, इसकी मुझे समझ नहीं आती, इसकी मुझे समझ नहीं आती। एडवांस टैक्स तो आपको पता है न्यूमेरिकल के एंड पे माइनस होता है, ये कब से कॉस्ट का पार्ट बन गया? ओके। अ लोन ऑफ 80,000 पाउंड वॉज ऑब्टेन, ओ तेरी फॉरेन करेंसी लोन, चैप्टर 8। 80,000 पाउंड का हमने फॉरेन करेंसी लोन लिया 1 मार्च 21 को टू फाइनेंस द परचेज एंड इट वाज फुली रीपेड इन द सेम ईयर 1 में। 80,000 आया और 80,000 चला गया। रेट क्या था? जब कर्जा आया 1 मार्च 21 को, किधर गया ये, उस वक्त एक्सचेंज रेट था 315, और जब 1 मई को मैंने कर्जा वापस किया उस वक्त था 330। सर 15 रुपए पर पाउंड लॉस हो गया? बिल्कुल हो गया। आपको पता है कि एनी करेंसी फ्लक्चुएशन विल बी एडेड और डिडक्टेड। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है सर? 80,000 पाउंड आपने वापस किए, 330 पे वापस किए, जबकि 315 पे आए थे, हर पाउंड पे 15 रुपए का नुकसान हो गया। सर ये 1.2 मशीनरी की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे और ऐड होंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। द डिस्पोजल ट्रांजैक्शन, आगे डिस्पोजल की बात हो रही है, तो मैं ना जरा 2 साल का इसका डेप्रिसिएशन निकाल लूं। सर मशीनरी फर्स्ट टाइम यूज इन पाकिस्तान, ब्रांड न्यू, इनिशियल अलाउंस तो मिलेगा। तो आप 2021 में, ये भी 2021 की बात हो रही है, 2021 का इनिशियल अलाउंस माइनस करेंगे 25%, 26.2 इंटू 25%, 6.6, और आपके पास वैल्यू आएगी 19.6। फिर 2021 की ही डेप्रिसिएशन, ये भी आपको माइनस करनी पड़ेगी। कितनी वैल्यू पे? 19.6 पे 15, मशीन पे आपको पता ना 15 है, 15%, 2.9, और आपके पास बुक वैल्यू आ गई 2021 की। फिर 2022 की डेप्रिसिएशन 16.7 इंटू 15%, 2.5,
14.2। सो सर आपकी जो 2022 के एंड पे टैक्स डब्ल्यूडीवी है ना, दैट इज 14.2, और ये बिल्कुल ठीक है। आपने इसी को ही कंसिडर करना है, क्योंकि 23 में जब आपने इस एसेट को बेचा है जो कि आगे लिखा हुआ है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, उस वक्त कुछ भी हम डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि बेचने वाले साल में कोई डेप्रिसिएशन नहीं होती। ओके, The disposal transaction took place on Yakam March 23 and the consideration received on disposal comprised of 20 million in cash and a piece of land having fair value of 3 million। वो ये कहता है कि भाई 20 मिलियन हमें कैश मिला और 3 मिलियन की जमीन दे दी, ठीक है, तो 20 जमा 3 और फेयर वैल्यू 21। तो सर दोनों में से हायर कौन सी है, हायर कौन सी है? गेन लॉस अगर मैं निकालना चाहूं तो कंसिडरेशन आपने हायर ऑफ लेना होता है ना, तो 20 जमा 3, 23 हायर है ना, 21 तो लोअर है, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे और हम करेंगे लेस टैक्स डब्ल्यूडीवी, ये हमने निकाल ली 14.2, तो आपका गेन लॉस हो गया जी 8.8। लें जी, ये 8.8 हो गया, ठीक है जी। ओके, अब आप क्या करेंगे, इस 8.8 को इस अदर इनकम में ऐड कर देंगे, इसमें ऐड नहीं है, ठीक है। इन्होंने अपना अकाउंटिंग लॉस जो है वो लिया हुआ था, गेन तो लिया ही नहीं हुआ था, तो मैंने अकाउंटिंग लॉस को फारग करा दिया और अपनी टैक्स की वर्किंग करके टैक्स गेन निकाल दिया और वो यहां पर ऐड कर दिया। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस रिप्रेजेंट अमाउंट पेएबल टू खालदा ऑन अ लोन यूटिलाइज फॉर बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट। सर हम अपने किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट दे ही नहीं सकते, तो यह खर्चा तो माइनस होगा ही नहीं, फारग करें। 20% donations were made to charitable institutes including 13 schedule. Remaining amount was given to Baji Saira, a mutual friend of the two who will help earthquake affected people in Turkey. सर वैसे गौर करें, 20% डोनेशन को ना सारा ही फारग होना है, डोनेशन कभी भी खर्चे के तौर पे माइनस नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि 20% डोनेशन जो है ना, वो आपने ऐसे लोगों को दी है जो कि 13 शेड्यूल वाले हैं। कितना बनता है, मेरे ख्याल में ये बनता है 2.4। सर इस 2.4 पे आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा न्यूमेरिकल के चेहरे पे, बस ये करना है, यहां पे कुछ माइनस नहीं होगा, कुछ भी माइनस नहीं होगा। एक्सचेंज रिटर्न ले जी, सवाल खत्म हो गया। ओके, अब गौर तलब बात, सेल्स में कोई तब्दीली नहीं है, 400, इनको देखते हैं। ये आ गया जी 180, ये कितना बन गया जी 65, 0, 0, ठीक है जी, और नीचे तो अदर इनकम है। सर अगर मैं टोटल एक्सपेंसेस देखता हूं ना, एडजस्टेड कितने हैं, ये बनते हैं 245 के, ये 245 के बनते हैं। लेकिन अब यहां पर आएगा वो वाला पॉइंट जो हमने ऊपर छोड़ा था, मेरे एडजस्टेड एक्सपेंसेस आ गए 245, ये सारे माइनस नहीं होंगे, ये सारे माइनस नहीं होंगे, मुझे प्रोपोर्शनेटली डिसअलाउ करना पड़ेगा। कैसे करूंगा, ये देखें, वर्किंग 3 एक्सपेंसेस डिसअलाउ। मैं एक बंदे को एक साल में 100 मिलियन से ऊपर की सेल नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कर दी। अब जरा गौर करें, दो कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले उसने ये लिखा हुआ है कि 158.6 मिलियन सेल है, लेकिन इसके अंदर सेल टैक्स और फर्दर टैक्स शामिल है। सबसे पहले तो इसको निकालना पड़ेगा ना, तो जब आप इसको निकालेंगे ये कुछ ऐसे बनेगी वर्किंग 158.6, इसके अंदर 18 जमा 4 22% पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है ये 122 पे है, और अगर आप 100 करेंगे ना तो ये बनेगा 130। इसका मतलब है एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स सेल 130 है, और हमने एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स ही देखना होता है कि 100 मिलियन से ऊपर है कि नहीं है, टैक्स मिला के नहीं देखना होता। तो सर 130 की सेल है। अब मुझे खुद बताइए कि 400 मिलियन की टोटल सेल, उस पे मेरा खर्चा 245, तो 130 पे कितना होगा? यही काम करते हैं हम, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। 79.6 का खर्चा होगा 130 पे। अगर टोटल खर्चा 245 का है, सेल 400 की है, तो 130 पे कितना होगा? 79.6। क्या यह खर्चा डिसअलाउ करूंगा? लॉ कहता है नहीं। दूसरी लिमिट, टोटल एक्सपेंसेस का 10%, इन दोनों में से जो लोअर है ना, वो अपने इसमें से माइनस कर दो। ले जी, और आप जो खर्चा माइनस करेंगे
वो होगा कोई 220.5, अभी देख लेते हैं। ये होगा जी किधर अमाउंट, ये 220.5 लें जी, ये चक्कर है। ओके, तो सर जब आप किसी अनरजिस्टर्ड बंदे को 100 मिलियन से ऊपर की सेल कर देंगे तो फिर क्या होगा, आपने डिसअलाउ कर देना एक्सपेंस प्रोपोर्शनेटली जो उसकी सेल पे बनता है, या फिर टोटल 245 टोटल खर्चे का 10%, दोनों में से जो लोअर है वो आप माइनस करेंगे। और बाकी मेरे ख्याल में बड़ा जबरदस्त हो गया कि आपकी अदर इनकम है, ये भी एडजस्टेड हो गई 12.8 की, तो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस बन गई 192.3 की। ये आप यहाँ पे लिख लें, फेस मैंने बनाई नहीं, बस ठीक है, मैं थोड़ा रफ कर लिया 192.3। अब टैक्स निकाल लेंगे, ये टैक्सेबल इनकम है, टैक्स निकाल लें, फिर आप टैक्स क्रेडिट दे दें A/B/C करके, तो सवाल आपका खत्म हो जाएगा बस। ठीक है जी, ऑल ओके ब्रो। इमरान आमिर भाई क्लास तो नहीं है कोई, कितने बजे है, किसकी है, PRC की है या दूसरी है? अच्छा चलें कोई बात नहीं। सेल्स टैक्स का सवाल वैसे मेरे ख्याल में इसको डिस्कस कर लेते हैं। Sahulat Limited is engaged in various businesses across Pakistan. Following data has been extracted from SL's records for the month of November 19. Local purchase registered supplier से including purchase of 1 लाख for zero rated sale. Okay. रजिस्टर्ड परचेज से, रजिस्टर्ड लोगों से जो हमने परचेज की है वो है 22,776 की, और इसके अंदर लाख है जीरो रेटेड सेल का। अब आपको लाख रुपया निकालना पड़ेगा क्योंकि ये स्पेसिफिक इनपुट है। 22,676 पे आप वर्किंग 1 में इनपुट ले लेंगे और इस 1 लाख को अलग से लिख लेंगे क्योंकि इस 1 लाख पे आपको स्पेसिफिक इनपुट मिलना है और वो सीधा एक्सपोर्ट से रिफंड में चला जाएगा। और जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज हुई है इसको तो वैसे ही फारग कराना है मेरे भाई। लोकल टैक्सेबल सप्लायर्स टू रजिस्टर्ड वर्किंग 3, लोकल टैक्सेबल सप्लायर्स टू अनरजिस्टर्ड पर्संस 4 मिलियन वर्किंग 3 अनरजिस्टर्ड में चला जाएगा। लोकल एग्जेम्प्ट सप्लायर्स 3 मिलियन वर्किंग 2 और एक्सपोर्ट्स टू स्पेन 11 मिलियन वर्किंग 2। टैक्सेबल सप्लायर्स टू अनरजिस्टर्ड पर्संस इंक्लूड द फॉलोइंग, बात हो रही है इस 4 मिलियन की। Goods worth rupees 2,10,000 which were supplied to an individual manufacturer, Sarvat Kirmani, whose annual turnover from taxable sales amounted to 9 lakh and has number of employees not exceeding 8 and factory is in residential area. सर ये जो 2,10,000 की सेल है ना, ये कॉटेज इंडस्ट्री को ही है क्योंकि ये सारी खसूसियात कॉटेज इंडस्ट्री की हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदा इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। तो इट मीन्स कि मुझे ये 2,10,000 की सेल 4 मिलियन से निकालनी पड़ेगी क्योंकि इस पे फर्दर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसको 4 मिलियन में से 2,10,000 को निकाल के रजिस्टर्ड के साथ लिख दें। ओके, फिर है जी मजीद इसमें क्या शामिल है, फोम वर्थ रुपीज 6,05,000 सप्लाइड टू एन अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर अदर देन कॉटेज इंडस्ट्री फॉर ऑनवर्ड प्रोसेसिंग। अगर आप किसी को ऑनवर्ड प्रोसेसिंग के लिए फोम सप्लाई करेंगे तो उस पे भी वो शख्स भी जो है वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड जो है वो, एक मिनट है मुझे ये कंफर्म करने दें, आई हैव डाउट्स ब्रो। हाँ कुछ नहीं करेंगे, इधर ही पड़ा रहेगा, बिल्कुल मैं भी परेशान हो गया था, कुछ नहीं करना, इधर ही पड़ा रहने दें क्योंकि ऑनवर्ड प्रोसेसिंग अगर आप एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में देना तो फिर होता है जीरो रेटेड, ये जीरो रेटेड नहीं है, बनकारी लगाई हुई है, इधर ही पड़ा रहेगा, ये इसके अंदर ही रहने दें। अच्छी बात है, अनरजिस्टर्ड है, क्यों है अनरजिस्टर्ड, लगाएं फर्दर टैक्स। Goods worth rupees 7,28,000 supplied on 4 months credit to an unregistered distributor in Sialkot. The price is inclusive of markup at 4%. ठीक है, इसमें से मार्कअप निकाल दें। ठीक है, तो 7,28,000 आप निकालेंगे वो अनरजिस्टर्ड सेल में से और 4% मार्कअप निकाल के अमाउंट लिख देंगे और रेस्ट ऑफ द गुड्स वर सप्लाइड टू एंड कंज्यूमर। एंड कंज्यूमर पर फर्दर नहीं होता, बाकी जो बच गए उठा के नीचे ले आए रजिस्टर्ड में। Taxable supplies to registered person include sale of electrical appliances worth rupees 12 lakh to a large department store in Islamabad. SL receive full payment on 31 अक्टूबर 19। हम कौन से महीने का कर रहे हैं, हम नवंबर 19 का कर रहे हैं। तो सर ठीक है, ये 12 लाख जो है इस पे हमें सारी पेमेंट ना पिछले महीने आ गई थी, हम नवंबर का सवाल कर रहे हैं, अक्टूबर में आ गई थी, तो उस वक्त सेल में ऐड हो चुका होगा, निकाल दें इसे, इसको निकाल दें। जब पेमेंट आई थी तो अर्लियर ऑफ गुड्स डिलीवर्ड और कैश रिसीव की बेस पे ये ऐड हो चुका होगा, तो इसका कुछ भी नहीं करना, टैक्स दे चुके हैं।
फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल, नॉट इंक्लूडेड इन परचेजेस, ये कहीं पे भी शामिल नहीं है। रॉ मटेरियल ऑफ 36,50,000 वर परचेज फ्रॉम एन अनलिस्टेड एओपी, फर्क करें इसको, अनलिस्टेड से परचेज किया तो आपको कुछ भी जो है इस पे इनपुट नहीं मिलना। सप्लाई ऑफ स्टोर्स वर्थ रुपीज 1,25,000 फॉर कंजम्पशन अबोर्ड अ फ्लाइट प्रोसीडिंग टू इस्लामाबाद, हमने ये सेल किया है 1,25 की, कहीं शामिल नहीं है, एक्सपोर्ट्स में कर दें क्योंकि सॉरी नहीं एक्सपोर्ट नहीं, इस्लामाबाद जा रही है, तो अगर ये फ्लाइट इस्लामाबाद जा रही है 1,25,000 तो आप इसको किधर लेकर जाएंगे, आप इसको वर्किंग 3 में लेकर जाएंगे। ओके, आई हैड डाउट्स ऑन दिस पॉइंट, लेकिन चलें आप लोग सीखा थोड़ी पढ़ें, तो बहरहाल आप इसको वर्किंग 3 में रजिस्टर्ड सेल में ले जाएंगे। अ पेमेंट ऑफ रुपीज 11,700 इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स वाज मेड, 11,700 की पेमेंट आपने की सेल टैक्स मिला के। दिस रिलेटेड टू मशीन फॉर इंस्टॉलेशन द, इसमें से सेल्स टैक्स आप निकालेंगे और इस पे आपका जो इनपुट बनता है वो आप क्लेम कर लेंगे वर्किंग 1.1 में। प्रिजर्वेटिव्स ऑफ 6,90,000 वर परचेज फ्रॉम अ कॉटेज इंडस्ट्री फॉर ऑनवर्ड सेल टू द प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट जूसेस, तो ये 6,90,000 की जो परचेज है आपने कॉटेज इंडस्ट्री से खरीदा है, तो सर आपको पता है कॉटेज इंडस्ट्री में सेल्स टैक्स लगाने नहीं होता, फारग करा दें, इससे कोई इनपुट नहीं है। पैकिंग मटेरियल्स ऑफ 23,50,000 वर परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, द डिस्ट्रीब्यूटर डिड नॉट फाइल हिज रिटर्न अंडर सेक्शन 26 बाय ड्यू डेट, कोई इनपुट नहीं मिलेगा, फारिग कर दें, उसका रिटर्न जमा कराना जरूरी था। परचेज अ फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर एंड ऑफिस इक्विपमेंट फ्रॉम अ कॉर्पोरेट सप्लायर फॉर 735,495, फिजिकल रजिस्टर इज यूज्ड फॉर टैक्सेबल लोकल एज वेल एग्जेम्प्ट। 735 पे इनपुट मिल जाएगा, 495 जो ऑफिस इक्विपमेंट है इस पे नहीं मिलेगा, इसको फारिग करेंगे। और जो 735 है ये भी उसने स्पेसिफिक कर दिया है, ये लोकल और एग्जेम्प्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसको एक्सपोर्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, तो उसको हम छोड़ देंगे। सर टाइल्स मयरिंग 625 स्क्वायर मीटर्स वर परचेज इन नवंबर 2019 फ्रॉम अ लोकल मैन्युफैक्चरर, 6,65,000 टाइल हमने खरीदी है जी इसी महीने में लोकल मैन्युफैक्चरर से। एक्स्ट्रा टैक्स वाज चार्ज बाय द मैन्युफैक्चरर एट द टाइम ऑफ परचेज एट 8% इन एडिशन टू नॉर्मल टैक्स, 8% उसने टैक्स एडिशनल चार्ज कर दिया, एक्स्ट्रा टैक्स आपको पता है वैसे ही क्लेम नहीं हो सकता। 1/3 ऑफ टाइल्स वर परचेज फॉर पर्पस ऑफ सेल एंड रिमेनिंग फॉर यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, तो सर ये जो 6,65,000 की सेल है ना, इसमें से आप 1/3 उस अमाउंट पे इनपुट टैक्स क्लेम कर लेंगे, 2/3 पे नहीं करेंगे, क्योंकि जो फैक्ट्री बिल्डिंग में इस्तेमाल हुई है उस पर तो इनपुट नहीं मिलेगा ना, आपको तो इनपुट मिलेगा ही सिर्फ उतनी फैक्ट्री उतनी चीजों पे जो फैक्ट्री में इस्तेमाल हुई है, तो 6,65,000 को 1/3 से मल्टीप्लाई करें और वर्किंग 1 में इनपुट क्लेम कर लें। क्रेडिट नोट ऑफ 30,000 वाज इशूड बाय अस फॉर चेंज इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई गुड्स सोल्ड, हमने क्रेडिट नोट इशू किया। सर हम क्रेडिट नोट कब इशू करेंगे, हमने सेल की है, चीजें इशू की हैं, ओके, हमने चीजें सेल की थी, अब उसका क्रेडिट नोट हम इशू करने लगे हैं 30,000 रुपए का। सवाल यह है कि जब हम 30,000 रुपए का क्रेडिट नोट इशू करेंगे तो कब करेंगे, जब डेटर क्रेडिट होगा। अगर डेटर क्रेडिट होगा तो इट मींस तब ही क्रेडिट नोट इशू होगा, और अगर डेटर क्रेडिट होगा तो डेबिट सेल्स होंगी। इसका मतलब है कि पॉइंट एच में क्रेडिट नोट को इशू करने के नतीजे में हमारी सेल्स क्या हो रही हैं, हमारी सेल्स कम हो रही हैं, आउटपुट कम हो रहा है, हुकूमत को नुकसान हो रहा है। 180 दिन की टाइम लिमिट है जी, तो हमने तो जनवरी 19 में सेल की थी, तो अब देख लें फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सर ये तो 180 दिन से बाद बहुत ऊपर निकल गई है, तो मेरे भाई ये आप नोट इशू नहीं कर सकते, इग्नोर करेंगे अब आप। बस ठीक है जी, मेरे ख्याल में ये सवाल बड़ा ही सिंपल था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप नॉर्मल तरीके से सवाल करें। दो स्पेसिफिक इनपुट्स आए हमारे पास एक ये ₹1,00,000 का आया और एक ये इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर का आया। बस इसको आप एंड पे वो जिस तरह वर्किंग 2 में हमने किया हुआ है, इन दोनों का इनपुट निकाल के तो उन सेल्स में प्रोपोर्शनली ऐड कर दें और बाकी सवाल बिल्कुल सीधा सा। ठीक है जी, सो दैट वाज ऑल अबाउट मॉक। 70-75 नंबर आ जाए बहुत है, एक्सीलेंस 100% नहीं हो सकता, और पॉइंट टू पॉइंट चला करें, आंसर से सवाल कभी भी मैच ना किया करें। ठीक है समीर भाई, सब अच्छा है, नहीं रखा फिर बाबर आजम को टीम में, ओके समीर भाई क्यों नहीं रखा इन्होंने बाबर आजम को टीम में। चलें जी, ये कहकर लेक्चर का एख्ताम करते हैं। बाबर आजम को नहीं रखा, जब तुम ही नहीं इन बारिशों में तो फिर आग लगे इन बारिशों को। अल्लाह हाफिज।